हेलो दोस्तों, मॉडर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं इमरान सर बिहार बोर्ड क्लास 10 का एसएसटी सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। एसएसटी में आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास का पहला टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद समझने से पहले हम ये जानेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी सोच है किसी भी भौगोलिक सीमा के अंदर लोगों का राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, विभिन्नताओं को एक साथ समेटकर अपने देश के, अपने राज्य के विकास के लिए अग्रसर होना, यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद की जननी हम यूरोप को कहते हैं। राष्ट्रवाद का उदय यूरोप से हुआ है। यूरोप कहें तो सबसे पहले राष्ट्रवाद जब फ्रांस की क्रांति हुई 1789 ईस्वी में यूरोप की क्रांति होती है। यूरोप की क्रांति के समय लोगों ने राष्ट्रवाद की भावनाओं को बहुत भावनात्मक तरीके से लिया, या ये कहें कि जब फ्रांस की क्रांति हुई 1789 ईस्वी में, उस समय यह क्रांति स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इनमें कुछ विद्वान हैं जैसे अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को परिभाषित करने के लिए अपने हिसाब से एक वक्तव्य दिया। इसमें उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। राष्ट्रवाद का उदय एकाएक नहीं होता है, वो धीरे धीरे लोगों के अंदर भावनाएं जगती है। नहीं, मेरे साथ कुछ शोषण हो रहा है, कोई शोषण कर रहा है, हम अगर अपने देश के लिए हैं तो हमारे देश पे शासन हमारा ही देश का लोग होना चाहिए, न कि किसी और के। इसी के तहत धीरे धीरे लोगों के बीच में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावनाएं जागृत होती है, जिसे आगे चलकर राष्ट्रवाद का रूप दे दिया जाता है। राष्ट्रवाद में एक शौर्य शब्द आता है। शौर्य शब्द के लिए वीरता से युक्त अतीत एवं महान पुरुषों के नाम और गौरव, सामाजिक पूंजी जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। ये एक राष्ट्रीय विचार है। राष्ट्रवाद एक राष्ट्रीय विचार है। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में होती है। उसमें पहली बार निरंकुश राजा से आजादी, फ्रांस में जिस शासक का शासन था वो एक निरंकुश राजा था। उसमें वहां के राजा थे लुई 16। फ्रांस के राजा कौन थे? लुई 16 में। ये एक निरंकुश राजा थे। निरंकुश राजा कहने का मतलब है उन पे किसी का अंकुश नहीं था। हम जो कहें वही सही है, हम जो नियम बना दिए वही सही है, चाहे लोगों का उससे शोषण होता हो, चाहे लोग उससे परेशानी का सामना झेल रहे हो, उससे राजा को कोई मतलब नहीं। इसी को बोलते हैं निरंकुश, जिसपे किसी प्रकार का अंकुश न। आगे है जनतांत्रिक सरकार का गठन, फ्रांसीसी झंडा। फ्रांस की क्रांति के समय, जब फ्रांस के लोगों ने क्रांति की, उस समय जनतांत्रिक सरकार का गठन किया गया और फ्रांसीसी झंडा, जिसे तिरंगा अपनाया गया, मतलब इसमें 3 रंग हो, उस तरह के झंडा को बनाकर उन लोगों ने फ्रांस क्रांति में अपना परचम बुलंद किया था। और इसका नाम बदलकर लोगों ने नेशनल असेंबली कर दिया। जो समूह, जो स्टेट जनरल का चुनाव होता था, उसका नाम बदलकर लोगों ने नेशनल असेंबली कर दिया। एक पॉइंट आता है जैकोबिन क्लब। यह जैकोबिन क्लब जो है, जैकोबिन क्लब विद्यार्थी,
फ्रांस के विद्यार्थी और उच्च वर्ग के लोगों की एक संस्था थी। इसके द्वारा लोग अपने देश के गतिविधि, आज़ादी के लिए कहें या राजा के विरोध में कहें या देश के लिए कहें, इन सब को मिला के इन लोगों ने एक संस्था बनाई, मध्यम और उच्च वर्ग के लोग, और उसमें छात्र सम्मिलित थे जो अपने देश के आज़ादी के लिए या राजा के विरोध करने के लिए एक मार्गदर्शन का रूप धारण किया। और इन्हीं जैकोबिन क्लब ने एक रास्ता तैयार किया जिस रास्ते से होकर इन लोगों की सैनिकों ने इनकी सहायता की, फ्रांस की, जो कि इसका बहुत बड़ा रोल रहा फ्रांस की क्रांति में। आगे चल के जब हम लोग इंडिया का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें एक नाम आता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भारत के एक ऐसे शासक थे जो इस जैकोबिन क्लब के सदस्य बने थे। टीपू सुल्तान इसीलिए बने थे कि हमारी सहायता यूरोप वाले करें, और यूरोप वाले सहायता करने के लिए होता क्या है कि जो शिक्षित वर्ग है या छात्र हैं, जब तक आप किसी चीज को समझेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं, तब तक आप किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं। तो विरोध करने के लिए भी ये जैकोबिन क्लब का बहुत बड़ा रोल था। जैकोबिन क्लब की गतिविधियों अभियानों में फ्रेंच सेनाओं के लिए किया गया था। फ्रेंच सेनाओं के लिए ये जैकोबिन क्लब जो है क्या करे, एक रास्ता तैयार करे, ठीक है, कि एक गतिविधि तैयार करे, वो किस गतिविधि से होके अपना योजना बनाकर सरकार का या जो निरंकुश राजा है उसका विरोध करेंगे। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगे। विदेशों में ले जाने का कहने का मतलब है, उस समय जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी, उस समय और सभी क्रांतियां धीरे धीरे उत्पन्न हो रही थी, धीरे धीरे लोगों के मन में विचार उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन लोगों के विचार उत्पन्न होने के साथ ही ये एक योजना नहीं बना पा रहे थे कि किस योजना के तहत किसी चीज का विरोध करें हम। अगर कोई सरकार हम पे शासन कर रही है, तो अगर निरंकुश शासन है तो निरंकुश शासन का विरोध कैसे किया जाए। विरोध करने के लिए हमारे लिए एक योजना की आवश्यकता होती है, जिस योजना को तैयार करने में जैकोबिन क्लब की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसके बाद नेपोलियन ने फ्रांस में बहुत सारे सुधार किए। लुई 16वें के शासन हटने के बाद नेपोलियन आया। नेपोलियन ने फ्रांस में बहुत सारे सुधार किए। उनके सुधार निम्न है। जैसे फ्रांस में राजतंत्र लाकर प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। ये सुधार कहें या अपने फायदे के लिए कहें, जैसे कहीं भी राजतंत्र लाकर प्रजातंत्र, एक राजतंत्र होता है, एक प्रजातंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है। आज वर्तमान समय में तो लोकतंत्र ही चल रहा है, मैक्सिमम देश लोकतांत्रिक देश हैं। तो ये जो नेपोलियन था उसने राजतंत्र लाया और प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया। अब प्रजातंत्र को समाप्त कर देने का मतलब है कि लोगों का अधिकार छीन जाता है, उसमें सब कुछ राजा ही हो जाता है। फिर इसने यही सुधार किया। फिर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। फिर 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। अब जैसे मान लीजिए कोई उच्च कुल में जन्मा हो या कोई राजा का बेटा है, तो राजा का बेटा ही राजा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये बहुत अच्छा काम किया था नेपोलियन ने कि नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सैनिक घर में बेटा पैदा हुआ है तो उसका बेटा भी सैनिक ही होगा, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। उसने जन्म पे आधारित विशेषाधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित मान लिया। कानून के समक्ष बराबरी, इसने ये चीज किया कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं,
कोई बड़ा छोटा नहीं, सब क्या है, बराबर है, सबको बराबर का अधिकार है। नेक्स्ट है सामंती व्यवस्था समाप्त किया। उसमें बड़े बड़े सामंत हुआ करते थे। सामंत कहने का मतलब है कि मानिए किसी के पास 50 बीघा खेत है, किसी के पास एक भी बीघा खेत नहीं है, तो जो बड़े बड़े लोग होते थे उन्हें सामंत कहा जाता था। उसने बोला नहीं, ये आप ही के पास संपत्ति क्यों रहेगी, सबके पास होनी चाहिए, ये संपत्ति पे सबका अधिकार है, सबको बराबर अधिकार होना चाहिए। उसने बोला कि नहीं, एक आदमी के पास इतना जमीन या इतना पैसा होना सही नहीं है, आप ही सामंत नहीं बन सकते। इस सामंती व्यवस्था का क्या किया, उसने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, किसानों को भू दासत्व और नाग जागीरदारी शुल्कों से मुक्त। एक और सुधार, ये बहुत ही अच्छा सुधार था, उसने किसानों को दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्त कर दिया। मतलब उस समय जो दास प्रथा बहुत ही कहें तो समाज में बहुत बड़ा क्रूति था ये, कि लोग आदमी का, लोगों का, बच्चों का, महिलाओं का व्यापार करते थे और दास बना के रखते थे अपने यहाँ। जितना में खरीद लिया, उससे क्या क्या करा रहे हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हम खरीद लिए हैं, हम आपसे जो चाहे वो कराएं। लेकिन उसने बोला कि नहीं, दास प्रथा क्या होगी, समाप्त होगी, कोई दास नहीं होगा, जो जितना काम करेगा, जहां करेगा, जिसकी मर्जी उतना उसको पैसा दिया जाएगा, दास कोई नहीं रहेगा। जागीरदारी शुल्कों से मुक्त किया। जो जागीर मिलती थी उस पर टैक्स लगता था पहले। टैक्स कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई 5 बीघा खेत है, किसी का बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उस पर सरकार को टैक्स देना होता था। तो जागीर जो संपत्ति होती है उसे जागीर कहते हैं, उस जागीर पर टैक्स लगता था। इस टैक्स को नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। ये एक सुधार थे, नेपोलियन के ये सुधार थे। नेक्स्ट सुधार में ही आगे एक तरफ जर्मनी और इटली का एकीकरण मार्ग। हाँ, अब देखिए, जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी उसके बाद अगल बगल के जो देश थे, उनमें से जर्मनी हो गया, इटली हो गया, इन लोग भी प्रभावित थे, इनका एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो रहा था। तो दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों का नाम फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति पूर्ण का विक्षोभ भी जगा। अब इटली और जर्मनी, ये नेपोलियन था, नेपोलियन का बहुत बड़ा रोल था इसमें, जर्मनी और इटली का एकीकरण करने में। वहां तो अगल बगल के जो देश थे उनको ये सोचा कि नहीं, अपने मिला लिया जाए, उसको एकीकरण कर दिया जाए। ठीक है, एकीकरण तो कर लिए, लेकिन खुद फ्रांस में जो सुधार हो रहे थे उसमें किसी की प्रभुसत्ता भी क्या हो रही थी, प्रभुसत्ता की हानि भी हो रही थी। प्रभुसत्ता का लोगों का क्या कहें, उस पर निगेटिव प्रभाव पड़ रहा था। उसके विरोध में भी लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, आवाज उठाना शुरू कर दी। होता क्या है कि आप कोई भी सुधार करते हैं तो सुधार करने के पीछे कुछ मकसद होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके जो सुधार हो रहे हैं उस सुधार को सभी लोग एक्सेप्ट कर लें, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 1815 ईस्वी में वियना में नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय की शक्तियां एकत्रित हुई। वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। 1815 वियना सम्मेलन में नेपोलियन का भी समाप्त, नेपोलियन के पतन के बाद ये यूरोप की विजय की शक्तियां, जितनी भी यूरोप की शक्तियां थी, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, ये जितने देश थे जो बड़े बड़े छोटे छोटे, सब ने वियना में क्या किया, एक सम्मेलन बुलाया जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, इस वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे ये ऑस्ट्रिया की राजधानी, इसकी अध्यक्षता जो थे चांसलर हैं, यहाँ पे मिस्टेक है, चांसलर मेटरनिख, इसकी अध्यक्षता वहां के चांसलर थे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वहीं पे सम्मेलन हुई थी। उस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिख ने किया था। और इसी सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का समाप्त हो जाता है। इसी सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग खत्म। आगे
अब लास्ट जो चांसलर थे मेटरनिख, मेटरनिख भी बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। इसने नेपोलियन युग के समाप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी मेटरनिख ने। अब मेटरनिख ने फिर जो पीछे नेपोलियन प्रजातंत्र समाप्त करके राजतंत्र लाया था, उस राजतंत्र को इसने मेटरनिख ने क्या किया, पुनर्स्थापना करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। और इसने बोला कि नहीं, राजतंत्र सही नहीं है, उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रजातंत्र ही सही है। और इस पूरे भूभाग में जिस भूभाग का भी शासन होता है उसमें सर्वोपरि प्रजा होनी चाहिए, और प्रजा की ही देन है कि आज हम लोग राजा हैं। इसका उद्देश्य था कि जो पुराने व्यवस्था थे, पूरा पुनर्स्थापना का मतलब जो पुरानी व्यवस्थाएं चल रही थी उसी को फिर से क्या किया जाए, स्थापित किया जाए। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जो 2024 के बोर्ड एग्जाम BSEB लेगी, इस एग्जाम का हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे और इकोनॉमिक्स का कुछ टर्म होगा वो आप लोगों को हम क्लियर करा देंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।